मैं आपको कुछ ट्रेट्स बता रहा हूँ, कुछ मैं आपको क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। वो क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं, बिलीव मी, आप सीए हैं, आप सीए नहीं हैं, एमबीए है, एमबीए नहीं है, आपके पास कोई डिग्री है नहीं है, मैटर नहीं करेगा। बिलीव मी, मैटर नहीं करेगा। आप रॉक करोगे, पक्की बात है। सो हेलो एवरीवन। इनकी पढ़ाई में ऐसा स्वाद है जैसे बारिश के मौसम में मिल जाए गरम गरम पकोड़ा। इनकी पढ़ाई में है ऐसा स्वाद जैसे मिल जाए बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़ा। पढ़ाई हार्ड होती है, ये मिथ को इन्होंने है तोड़ा। इनके पढ़ाने के बाद डाउट होता है बहुत थोड़ा, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे ऑडिट, एसएम, इनको इन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ से है जोड़ा। So, ladies and gentlemen, let's welcome the one and only Mr. Neeraj Arora. क्या बात है जी। थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा लगा मुझे। Thank you so प्लीज। much, sir. So, it's an absolute honor for me and my team, the whole team of CA Talk Show, to have you, sir, with us. And today, the most iconic, India's most iconic CA we have in front of us, and we'll be uh, having some questions answers, कुछ ऐसा नया चटपटा जो कि ऑलरेडी नीरज सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं अपलोड किया है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है आपको द नीरज अरोड़ा शो के होस्ट को आज द सीए टॉक शो में आने पर? बहुत ही अच्छी फीलिंग है। आपकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। और बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अब नहीं हूँ। मैंने अपनी मेंबरशिप फ़ीस जो है वो नहीं दी है बहुत सालों से। सो आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम जस्ट अ टीचर हु टीचेस सीए एसीसीए स्टूडेंट्स, राइट। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त एनर्जी है आपकी। एंड डेफिनेटली कोशिश करेंगे कुछ अच्छा जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ पॉडकास्ट कर पाएँ। एंड ये थोड़ा सा ऑड भी लग रहा है कि मैं अभी तक जो है वो होस्ट वाली पोजीशन में रहता था और सबसे सवाल पूछता था। आज मुझसे जो है वो सवाल पूछे जाने वाले हैं। प्लीज़। So, Neeraj Arora sir, actually he requires no introduction. He's a mentor, guide, teacher, entrepreneur, stock market enthusiast, and इनके लिए क्या कहूँ मैं, खुद शब्द नहीं होंगे मेरे पास। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो माहौल बदल रहा है, सीए एज ए डिग्री इनफ नहीं है। आपने भी रिसेंटली एसीसीए एंड सीएफए की कोचिंग स्टार्ट करी है। तो माय क्वेश्चन इज दैट वेदर एडिशनल डिग्रीज आर रिक्वायर्ड, सिर्फ सीए इनफ है या नहीं है? सो इसका आंसर ना कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, कोई ब्लैक और वाइट आंसर नहीं है कि है या नहीं है। बहुत सारी फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। बट मैं कोई भी बात बोलूँ उसमें सबसे पहले मैं एक बात ही बोलना चाहूँगा कि देखिए, आपको ना ऑफेंड नहीं होना है। मतलब कई लोग हैं सुन के ऑफेंड बड़ी जल्दी हो जाते हैं कि देखो ये बोल दिया कि सीए के बाद ये भी पढ़ना होता है या सीए की वैल्यू कम हो रही है। आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन समझनी है, माहौल जो चल रहा है, जैसा भी आपने बताया, जिस तरह का आपका इन्वायरमेंट चल रहा है, जॉब इन्वायरमेंट चल रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट चल रहा है, आपको उसको ध्यान में रखते हुए आगे के कुछ कदम लेने हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिटिंग की फील्ड में रहना चाहते हो, राइट, तो आपके लिए सीए मोर देन सफिशिएंट है। आपने सीए कर लिया, सीए से बड़ा कोई कोर्स नहीं है एज फार एज ऑडिटिंग इज कंसर्न्ड इन इंडिया। अब आप कहते हो कि मुझे ऑडिटिंग में ही रहना है, मुझे ऑडिटिंग की प्रैक्टिस जो है वो ग्लोबल करनी है। इन दैट केस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एसीसीए के लिए जाएं, आप सीपीए यूएस के लिए जाएं, फिर आपको कुछ एक एडिशनल क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी अपने गोल को ध्यान में रखते हुए। अब एक सीए स्टूडेंट मेरे पास आता है, कहता है सर मुझे स्ट्रैटेजी में जाना है। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं कंपनी के लिए स्ट्रैटेजीज बनाऊं, मैं कंपनी के लिए जो है वो फ्रंट रनर बनूं। अभी सीएस का रोल अगर आप देखेंगे, अगेन मैं बहुत जो भी बातें बोल रहा हूं वो सब मार्केट में आप लोग खुद जाके स्टडी कर सकते हैं। सीएस का रोल अभी आप देखेंगे तो ज़्यादातर बैकएंड पे रहता है, राइट। सीएस को कॉस्ट सेंटर माना जाता है कि सीएस वैल्यू कम ऐड कर रहे हैं तो इनको सैलरीज भी कम मिलनी चाहिए। ये फैक्ट है, कोई भी इस पर ऑफेंड ना हो बल्कि चेक कर ले। लेकिन अब एक सीए मेरे पास आता है और बोलता है, या सीए स्टूडेंट मेरे पास आता है और बोलता है कि सर मुझे फ्रंट रनर बनना है, मुझे प्रॉफिट सेंटर बनना है, मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है, मुझे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है सारे काम करने हैं। उसको मैं सजेस्ट करूंगा भाई जाओ एमबीए करो, आपका कंसल्टिंग में करियर बहुत अच्छा बनेगा। कोई सीए स्टूडेंट मेरे पास आता है, कहता है मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहता हूं, मैं फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है। मैं उसे बोलूंगा जाके सीएफए करो। तो एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कवे उनके ऑथर है, आई होप मैंने उनका नाम सही लिया। वो हमेशा उन्होंने उस किताब में क्या लिखा है कि ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड, ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो आपको अपना एंड गोल देखना है। अब आप कोई मुझसे बोले कि सर मुझे प्रैक्टिस तो ऑडिट में करनी है, मैं कोर ऑडिटिंग में घुसना चाहता हूं, लेकिन मैं सीएफए कर लूं क्या? मैं बोलूंगा भाई क्यों कर रहे हो?
राइट। Correct. तो आपको ये बात पक्की है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है। आप सीए करने के बाद ये मत सोचें कि बस अब हो गया। आप सीए करने के बाद ज़रूर गोल्स बनाएं कि आपने कैसे जो है अपने आप को आगे बढ़ाना है, कैसे जो है आपने ग्रो करना है, किस लाइन में आपने ग्रो करना है, और फिर उसके हिसाब से जो है वो सिलेक्शन कीजिए कि आपको कौन से कोर्सेज में जाना है। एंड नीडलेस टू से, मैंने जो अपनी वो टैगलाइन बना रखी है कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। तो आप सीखेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे? इवन अगर आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, आप ऑडिटिंग की प्रैक्टिस में भी हैं, यू हैव टू बी अ कॉन्टिन्यूस लर्नर। कितने चेंजेस आते हैं लॉ में, कितनी अपडेशंस आती हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट कितना बदल रहा है, और आपको अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, उसे अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए, यू हैव टू कीप लर्निंग, राइट? एब्सोल्युटली राइट। सो सर, एक्चुअली बिल्कुल सही बात है ये। एंड हमने जैसा कि थोड़ा होमवर्क किया है, आप हर इंटरव्यू में, नीरज सर भी चूंकि दूसरों का इतना अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं, तो आपका एक फिक्स पेटेंटेड क्वेश्चन जो हमने देखा कि आप 3 स्किल्स सबसे पूछते हैं जो कि आज की तारीख में एक सीए में होनी चाहिए। तो सर, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट ऐसी 3 स्किल्स आपके हिसाब से कौन सी हैं जो आज हर सीए में होनी चाहिए टू बी अ गुड एंड सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट? मैं आपको से 3 में तो क्वांटिफाई नहीं करूंगा, बट मैं ज़रूर अपने मन की बात बताऊंगा कि क्या क्या होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप उसको कैसे जो है वो सुधार सकते हैं, राइट? क्योंकि हर इंटरव्यू में बात तो हो जाती है कि ये होना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं हो पाती कि उसको सुधारना कैसे है, कैसे? राइट? तो मैं आपको कुछ ट्रेट्स बता रहा हूँ, कुछ मैं आपको क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। वो क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं, बिलीव मी, आप सीए हैं, आप सीए नहीं हैं, एमबीए है, एमबीए नहीं है, आपके पास कोई डिग्री है नहीं है, मैटर नहीं करेगा। बिलीव मी, मैटर नहीं करेगा। आप रॉक करोगे, पक्की बात है। सबसे पहली चीज आपके पास ना, किसी भी एक लाइन में, किसी भी एक चीज पे बहुत जबरदस्त कमांड होनी चाहिए। जनरली स्पीकिंग, मैं लोगों से पूछता हूं तो बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो भी बहुत जरूरी है, वो सेकंड स्टेज पे आएंगे। लेकिन जब तक आपके पास बोलने के लिए किसी सब्जेक्ट पे बातें नहीं है, तब तक आपकी वैल्यू नहीं होगी। तब तक बोलोगे क्या, है ना? करेक्ट। तो कोई भी एक चीज, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटिंग को पकड़ लेते हैं। आप अगर ऑडिटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास ऑडिटिंग में जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए। आपको ऑडिटिंग का सब कुछ पता होना चाहिए, राइट? एंड सब कुछ पता होना चाहिए से मेरा मतलब है कि यू शुड ऑलवेज बी ईगर टू लर्न। अब कभी आपने लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है। सेकंड चीज जो मुझे लगता है वो है आपकी, दोनों चीजों को मिक्स करके, मैं बल्कि से बोलता हूं सीपीटी। जब सीपीटी आता था सीए में तो मैंने बोलता था एक सीपीटी तो इंस्टीट्यूट कराता है, एक सीपीटी मैं आपको बताता हूं कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी और टेक्नोलॉजी। इन 3 चीजों का एक बंडल है। ये एक बंडल है 3 चीजों का। सिर्फ कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पर्सनालिटी से काम नहीं चलेगा। अब आप सोचो, पर्सनालिटी तो आपने बना ली, एकदम सूट बूट पहन के स्मार्ट लग रहे हो एकदम, और जैसे ही आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, आप कर, अरे भैया क्या पूछ रहे हो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना? तो आपका सी, आपका पी और आपका टी। और टेक्नोलॉजी, आज हम जिस तरह की दुनिया में जी रहे हैं, जिसको टेक्नोलॉजी नहीं आती, जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बढ़ रहा, जो टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहा, मैं बोलूँगा कि वो उसी के बराबर है जिसने जीवन में किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं करी है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ टेक्नोलॉजी के अंदर, वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके वीडियो एडिटिंग तक। आज की डेट में हम बात करें तो जितने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, इन सबको मैं खूब यूज़ करता हूँ और मैं हमेशा लर्न करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही है जो आपको एज बना के देगा। सो नंबर वन आपके पास एक स्किल होना चाहिए ज़बरदस्त। नंबर 2, आपका सीपीटी स्ट्रांग होना चाहिए। और एक एटीट्यूड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आप देखेंगे, जो व्यक्ति किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, उसको मुंह मांगे पैसे मिलते हैं, मुंह मांगे सैलरी मिलती है। आप प्रैक्टिस में भी अगर जाने वाले हैं, अगर आप किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि किसी के पास भी पैसों की कमी नहीं है। लोग बाग तैयार है, बताओ कितने पैसे चाहिए, हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, राइट? तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनालिटिकल स्किल्स, और हर चीज़ में बस हर बात में सिर्फ एक ही दिमाग में आपका एक पैरामीटर होना चाहिए, वैल्यू एडिशन कितना कर रहे हो आप, कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हो आप अपने क्लाइंट्स की लाइफ में, आप अपने बॉस की लाइफ में, आप जिसके साथ भी जुड़े हो उसकी लाइफ में। ये कुछ जो मैंने बातें बताई, ये हर सीए स्टूडेंट या हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए अगर वो सक्सेसफुल बनना चाहता है। और यहाँ पे मैं एक बात और बोलूँगा कि अब इनको सुधारें कैसे, है ना? ये तो हमने एकदम प्रवचन तो कर दिया कि ठीक है जी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एंड आई थिंक ये सबको पता है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एंड हम लोग बस टाइमली ये रिमाइंडर्स देते रहते हैं। कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी और टेक्नोलॉजी, पता है सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज। अगर अवेयरनेस ही नहीं है तो आप कभी उसको बदल नहीं पाएंगे। तो अवेयरनेस हम लोग करते रहते हैं, टीचर्स करते रहते हैं। आपके इस पॉडकास्ट में भी कई बार जो है बातचीत होगी तो सब लोग इसी पे जो है वो एम्फेसाइज करेंगे कि अवेयरनेस के बाद होता है एक्शन। अब अवेयरनेस से आपको पता तो चल गया, चलो ठीक है, चेंज की जरूरत है, अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा।
और एक्शन में ही हम सब के सब लोग आलसी हैं, बस कोई कम आलसी है, कोई ज़्यादा आलसी है। तो Correct. आपने अब एक्शन लेना है, और एक्शन कैसे लेना है? बहुत सिंपल एक्शन। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, वहाँ जाके बोलने की कोशिश करो, स्टेज पे चढ़ने की कोशिश करो। ICAI के इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप जाने की कोशिश करो। ICAI के अलावा आप चाहो तो, जैसे आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, इस तरह के और इनिशिएटिव्स हो सकते हैं CA स्टूडेंट की एक अलग से प्राइवेट कोई व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कराना शुरू कर दे, वहाँ पे जाके कोशिश करो। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जैसे टोस्ट मास्टर क्लब है या ब्रिटिश काउंसिल है, आप इन सब जगहों पर इन्वॉल्व होने की कोशिश करो। आप देखिएगा कि आपकी अपने आप ही पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत बदलाव आना शुरू हो जाएगा। कमिंग टू टेक्नोलॉजी तो आज की डेट में सेल्फ लर्निंग मोड में जा चुकी है। जो भी लेटेस्ट चीज़ चल रही हो उसका कम से कम यार उसका एक डॉक्यूमेंट तो बना लो। उस डॉक्यूमेंट में उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स जो आपको पढ़ने हैं, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है वो लिखते जाओ। फिर किसी भी दिन, हो सकता है संडे के दिन आप बैठो और आज मैं 2-3 घंटे सिर्फ इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ, सिर्फ 2-3 घंटे में इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो आप उसको फिर पढ़ो। और अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको आगे परस्यू भी करो, उसको आगे और डिटेल में ले जाओ। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं। इसके अलावा मैं एक काम और करने जा रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी में सिर्फ ये सारा मैंने आपको जो बातें बताई ना, इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन होगा। एंड दैट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, नॉट ओनली CA स्टूडेंट, CS, CS, CMA, ACCA, CFA, कोई भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है वो हमारे साथ वहाँ पे जुड़ पाएगा। और वहाँ पे चर्चा इस पे करेंगे। सबसे पहली चर्चा होगी कि स्किल कैसे एक्वायर किया जाए, फिर आपकी CPT पे चर्चा होगी, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसे बनाया जाए, क्यों CA को MBA करने की जरूरत पड़ती है, तब जाके उसको इतना बड़ा पैकेज मिलता है, क्यों एक CA, हम लोग CA इसलिए करते हैं क्योंकि सस्ता कोर्स है, और उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे CA फिर MBA करते हैं जो 40 लाख का है। मतलब पहले उन्होंने अपनी 5 साल की पूरी जवानी लगा दी, उस जवानी को लगाने के बाद भी उन्हें 40 लाख रुपए लगा के एक कोर्स करना पड़ रहा है, क्योंकि अब उन्हें फ्रंट रनर बनना है, अब उन्हें स्ट्रैटेजी के अंदर जाना है। राइट। ये ट्रूथ बॉम्ब्स है। इसको सुन के बहुत लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता जी, CA सबसे आगे हैं, CA MBA से ऊपर होते हैं। मैं आपको बता दूं, मार्केट में निकलो, रियलिटी पता चलेगी आपको क्या चल रहा है। मार्केट में निकल के आप, क्योंकि मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं ना, मैं उन CA से बातचीत कर रहा हूं जो थोड़ा स्टक फील करते हैं, वो देखते हैं कि नहीं उनके दोस्त आगे निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, और फिर भी वो कर रहे होते हैं। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कम्युनिटी हम बनाएंगे डेफिनेटली मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा कि सब उसमें मिलजुल कर जो है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें और एक दूसरे की मदद करके ये सारे स्किल्स जो हमने भी डिस्कस किए उसको बढ़ाने की कोशिश करें। सो जैसा कि सर ने बताया CPT, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली T को हम पकड़ते हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हमें एज अ CA फ्रेटर्निटी बहुत होने की जरूरत है। रीजन की आज की इन आर कॉमन पार्लेंस वी ऑल आर अवेयर दैट चैट GPT हुआ, AI हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, और ऐसे कई चीजें हैं जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए हमारे ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हुए, इन सब में बहुत चेंजेस ला देंगे। तो सर, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस थिंग दैट क्या ये चैट GPT का आना, मशीन लर्निंग, AI में इतना एडवांसमेंट ऑडिटर्स की वैल्यू को कम करेगा, या ये सपोर्ट हमें प्रोवाइड करेगा जिससे हम और एफिशिएंट और अपने आप को बहुत टाइम्ड मैनर में हमारे टास्क कंप्लीट कर पाएंगे? आपको पता है, टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू नीड इंटेलिजेंस। राइट, प्लीज इस बात को समझिएगा। मैं ये बात सोच रहा था कि चैट जीपीटी लोगों ने शोर मचा रखा है, लेकिन चैट जीपीटी को भी यूज करना तो आना चाहिए ना। अब चैट जीपीटी अभी इस लेवल पे तो नहीं पहुंचा है कि आप सोचोगे और उससे पता चल जाएगा आपने क्या सोचा है और वो आपको आंसर दे देगा। यू हैव टू टाइप, यू हैव टू यूज गुड प्रॉम्प्ट्स, यू हैव टू आस्क गुड क्वेश्चंस। उसके लिए अगेन आपके एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, आपको शायद नहीं आइडिया होगा, मैंने वो लाइव देखी है जब कंप्यूटर्स आ रहे थे और बैंक वालों ने कंप्यूटर्स आने के अगेंस्ट जो है हड़ताल कर दी थी कि कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। आप लोग EIS में पढ़ते हैं ना, कोर बैंकिंग सिस्टम, इसको लेके हड़तालें हुई थी। इसको लेके हड़तालें हुई हैं कि भाई कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं आना चाहिए, एम्प्लॉय का क्या होगा। कंप्यूटर्स, इवन जब कंप्यूटर्स आ रहे थे, मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने कंप्यूटर्स का विरोध किया था कि कंप्यूटर्स आने से भारत का सत्यानाश हो जाएगा, भारत के बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आप ये देखो कि आज क्या कंप्यूटर्स आने से ऐसा कुछ हुआ है, बल्कि कंप्यूटर्स हमारे लिए कितना बड़ा एक असिस्टेंट जो है वो साबित हुए हैं। तो चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, अरे कुछ भी आ जाए, सबसे ऊपर इंसान है। अब वो इंसान आगे बढ़ेंगे जो इनको यूज करना जानेंगे, जो इनको यूज करना सीखेंगे। हमें इनसे ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है, हमें इन्हें सीखने की जरूरत है। हमें इनको अपना असिस्टेंट बनाने की बस ये सीखना है कि हम इनको कैसे अपना असिस्टेंट बना सकते हैं, कैसे इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं।
जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है उसको हमेशा एक खतरे की तरह देखा गया है, लेकिन जिसने उसको टेम करना सीख लिया, समझ रहे हो, टेम करना, जैसे कि टाइगर है, टाइगर को हमने अगर उसे कंट्रोल करना सीख लिया तो फिर हमारे हमारे इशारे में वो शो दिखाया करेगा सर्कस पे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो किसी भी तरह का कोई डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीखिए, आगे बढ़िए। और सीए स्टूडेंट से मैं बस ये बोलूंगा, देखो भाई, सीए स्टूडेंट ना टेक्नोलॉजी में इन जनरल अगर आप देखेंगे थोड़ा पीछे रहता है। क्यों पीछे रहता है? इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी रहते हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैं एक पोस्ट देख रहा था, किसी सीए साहब ने एक पोस्ट लिखा हुआ था, वो एक्सेल के फंक्शंस बता रहे थे, इतने बेसिक फंक्शन बताए हैं, उसमें एक्स लुकअप मिसिंग था। एक्स लुकअप को आए हुए इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3-4 साल हो गए हैं। अब वो क्यों मिसिंग था, मैं आपको उसका लॉजिक बताऊं। क्योंकि एक्स लुकअप, जहां तक मुझे पता है, जो मेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन बोलती है, वो सिर्फ ऑफिस 365 के सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता है, जिसका 500 रुपये महीना देना पड़ता है। हम लोग आज भी वो एक्सेल का जो वो वर्जन होगा ना, क्या बोलते हैं उसे, क्रैक्ड वर्जन, हम वो यूज करने में लगे। उसके अंदर आधे फंक्शन, आधे फीचर जो लेटेस्ट है वो है नहीं, वो मिसिंग है, इसलिए आपको पता नहीं है। और वो एक्स लुकअप, वी लुकअप और इंडेक्स, जब वी लुकअप जब आया था लोग पागल हो गए थे, वी लुकअप कितनी बड़ी चीज है। इंडेक्स मैच आया था, लोग पागल हो गए थे, वो वाओ, वी लुकअप से भी अच्छा इंडेक्स मैच। एक्स लुकअप, अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो इन दोनों के पापा एक्स लुकअप। अब हमें वो आता नहीं है। तो सीए स्टूडेंट से मेरी यही मेरी अर्ज है, एक ये मेरी रिक्वेस्ट है कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने से ना डरे। एक और आपको मैं बात बताता हूं, मैं बहुत एक्सटेंसिवली यूज करता हूं गूगल ड्राइव को। और गूगल ड्राइव को मैं ऐसे यूज नहीं करता स्टोर करने के लिए। आप अगर मेरी जो भी बुक्स हैं, ऑडिट की, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सब गूगल डॉक्स पे लिखी हुई है, सब की सब, बिल्कुल एकदम क्लाउड में मैंने पूरा ऑफिस बना रखा है अपना। और साथ साथ में ईच एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मजे की बात यह है, मैंने सीएस को ऐसा करते हुए देखा है कि 15 जीबी का एक ड्राइव फ्री है तो 4 ईमेल आईडी बना लेंगे 60 जीबी लेने के लिए। देखो स्टूडेंट लाइफ में फिर भी चलता है, स्टूडेंट लाइफ में फिर भी चलता है, बट यार यू आर वंस यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन अफोर्ड 2000 रुपीज पर ईयर, यू कैन अफोर्ड 5000 रुपीज पर ईयर, राइट। एंड आप उससे देखिए कि इतनी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट रहेगी पूरी अपनी फ्रेटर्निटी से, पूरे अपने बच्चों से, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लीज टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू करो, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू करो, टेक्नोलॉजी के साथ चलना शुरू करो, टेक्नोलॉजी से डरना बिल्कुल नहीं है। और मैं जो भी कर पाया अपनी लाइफ में, चाहे यूट्यूब पे, चाहे पढ़ाने में, या जिन स्टार्टअप्स के अंदर मैं इन्वेस्ट कर पाया, या जिन स्टार्टअप्स के अंदर मैंने अभी इन्वेस्ट कर रखा है, सब में एक मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, और वो क्रेडिट है टेक्नोलॉजी को। आई थिंक टेक्नोलॉजी ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है, और मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी था कि मैं ये सब चीजें कर पाया, और जो भी मैं एज रख पाया, जो भी मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना पाया, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ जो है टेक्नोलॉजी का रहा। तो अगर आप मुझे एज अ टीचर देखते हैं, आप मुझे एज अ ब्रदर देखते हैं कि ठीक है यार हमारे साथ ही हैं, सर पढ़ाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने ऊपर खूब इन्वेस्ट करो, टेक्नोलॉजी के ऊपर खूब इन्वेस्ट करो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे कैसे? सीपीटी, कम्युनिकेशन पर्सनालिटी और टेक्नोलॉजी सुधारोगे। टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई नया टूल आया है, कोई नई चीज़ आई है, इवन इफ यू हैव टू पे फॉर इट, प्लीज़ पे फॉर इट एंड लर्न। सीखना शुरू तो जीतना शुरू। यस यस यस, बिल्कुल सही है। सो जैसा कि हमें सर ने बताया कि लर्न करने के लिए टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट्स आ रहे हैं वो सब हमें टाइमली टैम करना आना चाहिए। एंड साथ ही साथ सर मैंने रिसेंटली आपका एक वीडियो में देखा था कि आपने एक इनिशियल डेज में एंजल इन्वेस्टिंग की थी, जिसको अभी एग्जिट ऑफर भी मिला फॉर ₹187 करोड़। 183 crores. First of all, 183 crores. So actually, this is a very good opportunity that आपने timely manner में टैम करी. Now my question arises कि सर usually आज जैसे for example शार्क टैंक की बात करते हैं, आज की तारीख में शार्क टैंक का बहुत क्रेज हो गया है। एंड सबको लगता है, एक माइंडसेट रहता है कि जो चीज दिख रही है यार हमें भी वहां तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो नोटिस किया कि एक सीजन में एक शार्क टेंटेटिवली 10 to 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है। तो सर कभी आपके मन में आया यार इस पोजीशन पे तो अपन भी जा सकते हैं, इतना आज सीए एज अ सीए क्वालिफाइड हैं, आपने इतना नेटवर्क्स बनाए हैं, तो कभी मन में आया कि सर यार वहां तो अपने को भी होना चाहिए? एंड अगर है तो देन क्या एफर्ट्स आप करना चाहेंगे? देखो यार, मैंने आज तक, मैं अगर अपने स्टार्टअप काउंट करूं, मैं लिख के काउंट कर लेता हूं मैंने किस किस में इन्वेस्ट किया है। 1 2, मैं एक्चुअली उनके नाम मन में याद करके जो है लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मैंने 5-6 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, जिसमें से एक स्टार्टअप आपने बताया कि वो बहुत सही समय पे जो है वो सेल हो गया। आई एम रियली हैप्पी। उस समय लग रहा था कि बहुत सस्ता एग्जिट मिला है, सिर्फ 183 करोड़ रुपीस का एग्जिट मिला है, और अब लगता है कि बहुत सा एग्जिट मिल गया था, क्योंकि अब जो फंडिंग विंटर चल रही है उसके चलते आई थिंक कोई भी उसे बाय आउट ना करता और शायद उतने पैसे भी ना मिलते। और
एक स्टार्टअप मैंने इन्वेस्ट किया जिसमें 100% मेरा कैपिटल लूज हो गया, 100%, मतलब जो भी मैंने इन्वेस्ट किया था वो जीरो हो गया, राइट। एक और स्टार्टअप पे मैं स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना हूं, उसमें 25% इक्विटी है मेरे पास, वो बहुत अच्छा चल रहा है, वो प्रॉफिटेबल है डे वन से, बहुत बड़ा स्केल नहीं कर रहे वो, लेकिन यस वो प्रॉफिटेबल है। एक स्टार्टअप में मैंने अभी दोबारा से मैंने इन्वेस्ट किया है, वो अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, और साथ साथ एक यूएस बेस्ड कंपनी है, वाई कॉम्बिनेटर फंडेड कंपनी है, उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है, और कुछ और स्टार्टअप्स हैं एक दो जो फ्लॉप हो गए, बिल्कुल जीरो हो गए। सो मेरा स्टार्टअप को मैंने ये सारी बातें आपको क्यों बताई, मैं इन्वेस्ट करता रहता हूं, मुझे जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट करता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे बिजनेसेस सिर्फ ना इसलिए बनाए जा रहे हैं कि उनको बड़ा करके बेच देंगे। और अगर मैं 100 बिजनेस की बात करूं तो 100 में से मुझे एक या दो ही लगते हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा, और बहुत इसके अंदर जो है वो समय भी लगता है, एक बिजनेस को एनालाइज करने में बहुत समय भी जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक पलक झपकते ही जो है वो बिजनेस एनालाइज हो जाता है, उसके फाउंडर से बात करके जो बिजनेस एनालाइज हो जाता है। मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। एक मैंने बहुत सही मैंने टर्म सुना था, किसी शायद फाउंडर ने ये बात बोली थी कि यूनिकॉर्न तो सबसे बेकार टर्म है। यूनिकॉर्न क्या है? एक ऐसा जानवर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आजकल जमाना है कॉकरोच का जमाना क्यों है? कॉकरोच को किसी भी सिचुएशन में डाल दो, वो हमेशा वहां से सर्वाइव करके निकल जाता है। तो हम ढूंढते हैं वो कॉकरोच वाले स्टार्टअप, जो कुछ भी होता रहे दुनिया में, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी ऐसी न्यूज नहीं आएगी कि उन्होंने किसी के पैसे देने हैं, उन्होंने उधार ले रखा है, वो कुछ गलत तरीके से सेल कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस। मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं ऐसे स्टार्टअप्स की जो मुझे आगे चल के लगता है बहुत बड़े हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो बड़े होंगे और उसके लिए वो बहुत गलत तरह की एक्टिविटीज करेंगे, जो एक्टिविटीज मैं सही नहीं समझता। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज तक आप भी सीए स्टूडेंट हो, आज तक आपको कभी मेरे नाम से मैसेज आया हो कि मेरी क्लासेस ले लो? जबकि आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मैसेज आते होंगे, बताओ हाँ या ना? बिल्कुल आते हैं। आप सीए क्लियर कर जाओगे तब भी आपको मैसेज आता रहेगा, फाउंडेशन के लिए आ जाओ, फाउंडेशन के लिए आ जाओ, फाउंडेशन के लिए आ जाओ। लेकिन आपको आज तक मेरे नाम से कोई मैसेज नहीं आया होगा। मैं आपको इसकी एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा हूं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, राइट। अब यही चीज मैं अपने स्टार्टअप्स में भी देखता हूं। हमें ऐसे स्टार्टअप्स नहीं चाहिए जो भाई सब जबरदस्ती अपने कस्टमर को बस किसी भी तरह से सेल करना चाह रहे हैं और उसके बाद कहेंगे ठीक है जी हो गया, सेल हो गया, राइट। दूसरा क्राइटेरिया मुझे लगता है कि भाई ये स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने बोला ना, हमें देसी बिजनेसमैन, हम देखते हैं कि भैया प्रॉफिट कमाएगा तभी तो आगे बढ़ेगा। क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैंने अपनी सीए की पढ़ाई करी, उसके बाद जब मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, मुझे एक बात तो समझ आ गई, प्रॉफिट है तो सब कुछ है, नहीं तो वो बिजनेस सिर्फ नाम का है, एक ना एक दिन डूब जाएगा। और मैं ये बात बहुत खुले में बोल रहा हूं, ले आओ बना लो कितने से बड़ा स्टार्टअप। आज मैं आपको फिगर बताता हूं। बाइजूस जो सबसे बड़ा स्टार्टअप अब बोला जाता है कि इंडिया का $22 बिलियन की वैल्यूएशन है, उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन अभी मैं कल परसों ही पढ़ रहा था, जो उसके खुद के जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो अपनी बुक में $5.6 बिलियन दिखाते हैं। $5.6 बिलियन, $22 बिलियन और $5.6 बिलियन में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। आप एक बार और बाइजूस के बारे में अगर मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट या द कैन या फिर और कुछ जगहों पे जाके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको रियलिटी पता चलेगी। मैं सच में ऐसे स्टार्टअप्स का पार्ट नहीं बनना चाहता, फिर उनकी वैल्यूएशन चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम ओके विद द स्टार्टअप्स जो प्रॉफिटेबल है, आई एम ओके विद द स्टार्टअप्स जो अपने कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, उनके साथ छल नहीं करते हैं, उनके साथ धोखा नहीं करते हैं। आई एम ओके विद द स्टार्टअप्स जो थोड़ा कम ग्रो कर रहे हो लेकिन वो प्रॉपरली मेहनत कर रहे हो, उनका प्रोडक्ट एक्चुअल कोई प्रोडक्ट हो, सिर्फ ऐसी फॉर नेम से एक प्रोडक्ट ना बना दिया हो, सिर्फ जबरदस्ती की सेल्स ना कर रहे हो, कोई मैल प्रैक्टिसेस ना कर रहे हो। ये मेरा आप समझ लीजिए कॉर्नरस्टोन रहता है। कभी भी जब मैं किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हूं, मैं हमेशा यही चीजें चेक करता हूं, फाउंडर सही है नहीं, प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, किसी तरह की मैल प्रैक्टिस में तो इन्वॉल्व नहीं है, या आने वाले समय में किसी तरह की मैल प्रैक्टिस में तो इन्वॉल्व नहीं होगा। यहां पे मेरी हमेशा यहां पे मेरी यही कोशिश रहती है। गो मैकेनिक के बारे में अगर आपने सुना हो, गो मैकेनिक का हाल देख लीजिए क्या हुआ। 1.2 बिलियन की उनकी पीक वैल्यूएशन थी, 1.2 बिलियन की, एंड रिसेंटली उसके फाउंडर ने आके खुद ही बोला भाई हमने तो फ्रॉड किया था, और अब वो बिक गए हैं, उनका पूरा स्टार्टअप बिक चुका है। लाइफ लॉन्ग नाम की एक कंपनी उसने बाय किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओनली $30 मिलियन का, 1.2 बिलियन से $30 मिलियन का वो सेल हुआ है, राइट। तो ये मेरा बेसिक आइडिया है स्टार्टअप्स को लेके, एंड मैं यही चाहता हूं यार, इंडिया में एक से एक एंटरप्रेन्योर है, बट एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ इसलिए ना हो कि भाई ग्रोथ एट एनी कॉस्ट करनी है, कस्टमर को कुछ भी होता रहे, पैसा जलता रहे, प्रॉफिट कभी कमाना नहीं है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के मन में ये होती है इंडिया में, खासकर जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं वो हमेशा आपको टैम जो है बहुत बड़ा दिखा देते हैं। व्हाट इज टैम? आपका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है ना, आपके पास कोई भी फिनटेक वाला व्यक्ति आएगा, फिनटेक वाला व्यक्ति आपके पास आते बोलेगा देखो 150 करोड़ लोग हैं, अभी सिर्फ 8 करोड़ लोगों के डीमैट अकाउंट हैं, अभी देखो कितने लोग बचे हैं। अरे मेरे भाई ये तो देख ले कि उस 150 करोड़ में से कितने लोग हैं जो पैसा कमा पा रहे हैं डीमैट अकाउंट खुलवा के इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो पिक्चर ही वहां से गलत शुरू होती है, ओवर प्रॉमिस शुरू होता है, उस ओवर प्रॉमिस के बेसिस पे पैसे उठाए जाते हैं, फिर उस ओवर प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज की जाती है जो किसी को भी सही नहीं लगती है, और तभी स्टार्टअप्स डूब जाते हैं। तो मुझे छोटी पिक्चर दिखाओ, बर्दाश्त है, मुझे प्रॉफिटेबल पिक्चर दिखाओ, मैं खुश हूं, मुझे ये बताओ कि आप एथिकली काम कर पाओगे, मैं खुश हूं। यस, करेक्ट पिक्चर दिखाओ, राइट, करेक्ट।
सो सर कंटिन्यूइंग टू दिस ओनली देयर इज अ बस कि आजकल वेंचर कैपिटलिस्ट बनना है, बट मेजरली जो मैंने नोटिस किया कि आईआईटी आईआईएम्स वाले ज्यादा हैं एंड सीएस के पास भी एक्चुअली आज बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, उनके पास भी इन्वेस्टेबल फंड्स बहुत एक्सेस बहुतों के पास है, बट स्टिल वो पोजीशंस पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं सर? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड जाने के लिए क्या करें? एज ए स्टूडेंट आप क्या हमें राय देंगे कि वहाँ स्ट्रैटेजी कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं, ये सब है, लेकिन कैसे वहां तक पहुंचा जाए? देखो, वहां जाने के लिए एक ही रास्ता है। आप अगर देखेंगे फॉर एग्जांपल, हम अगर बोर्ड के जो फाउंडर है मिस्टर अमन गुप्ता, अगर उनका भी एग्जांपल ले तो उन्होंने भी एमबीए किया था यार। आप समझ रहे हो कि आज की डेट में हो क्या गया, एमबीए सिर्फ आपको ना, मैं कैसे बताऊं, एमबीए आपको पढ़ाई लिखाई में आप एक्सपर्ट हो, आप पागलों की तरह पढ़ सकते हो। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप दिन रात पढ़ सकते हो, राइट। आपको कोई बोल दे 24 घंटे पढ़ना है, आप बोलोगे हाँ यार पढ़ लूंगा, मतलब एक बार आप सोचोगे भी नहीं कि अच्छा 24 घंटे पढ़ना है, ले यार पढ़ देता हूं भाई, राइट। एटलीस्ट एक शॉर्ट तो आप निकाल ही दोगे 24 घंटे का, उसके बाद रेस्ट ले लोगे। बट माई पॉइंट इज कि अब हमें अगर एक अच्छा नेटवर्क बनाना है ना, तो हमें अपने शेल से बाहर निकलना पड़ेगा, और वो बहुत कम लोग निकल पाते हैं। तो जो आपने बोला, मैं आपको उसका सीधा तरीका बताता हूं। आप सीए कंप्लीट कर चुके हैं, बढ़िया जॉब कीजिए 1-2 साल, उसके बाद एक ब्रेक लीजिए, और ब्रेक लेने के बाद आप वर्ल्ड के टॉप 20 स्कूल्स में से किसी एक से जाके आप अपना एमबीए परसू कीजिए, एंड डेफिनेटली आपका ऐसा नेटवर्क बनेगा। आपका जो विजन है ना, अगर अभी सीए करने के बाद वो 1 हुआ है, तो वो आप अगर अच्छी जगह पे जाके एमबीए करते हैं, 1 साल लोगों के साथ रहेंगे, सीखेंगे, वो 10 हो जाएगा। दूसरी बात, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप एमबीए के बिना भी जो है वो बहुत आगे बढ़ जाए। बट अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप जरूर ये कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करता हूं, मैंने कोई एमबीए तो नहीं किया, मतलब एमबीए मैंने सच बताऊं तो किया है, मैं किसी को ऐसे बताता नहीं हूं अपफ्रंट आके। मैंने सिम्बोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग से एमबीए किया है, 0 वर्थ है यार उसकी आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो मैंने कोई रेगुलर एमबीए ऐसे आईएसबी से आईएम से तो कोई एमबीए नहीं किया, राइट। बट फिर भी मुझे लगता है मैं ठीक ठाक अपनी जिंदगी में काम कर गया, क्योंकि मुझे एक लाइन अलग मिल गई थी। तो अगर आपको वो अलग लाइन मिल जाए तो प्लीज उस पर चलिए, पूरी मेहनत कीजिए, घबराइए मत, आगे बढ़ते रहिए, राइट। लेकिन आपको लाइन नहीं मिल रही और आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बार ब्रेक लेके आपको जरूर जो है इस तरह के कोर्सेज पे ध्यान लगाना चाहिए, और वहां से आपका डेफिनेटली जो आप सपने देखते हैं कि आपको आगे स्ट्रैटेजी में जाना है, आगे आपको अपना नाम बहुत करना है, वो डेफिनेटली वहां से पूरे होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो कंटिन्यूइंग टू व्हाट सर सेड दैट कहीं ना कहीं नेटवर्क्स का भी खेल आता है। आज मैं एक्चुअली आरवीजी करके एक हॉस्टल है यहाँ मुंबई में, यहाँ पे अंडर सिंगल रूफ 1000 सीए एस्पिरेंट्स रहते हैं, पढ़ते हैं, साथ ही में उठना बैठना, तो एक अलग ही नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। मुंबई के ऑलमोस्ट सारी आर्टिकलशिप फर्म्स से बच्चे आपको यहाँ हॉस्टल में मिलेंगे, उनसे कनेक्ट होता है, रोज लंच साथ में होता है, डिनर साथ में होता है, तो एक कहीं ना कहीं नेटवर्क बन जाता है। तो यहाँ फैसिलिटी से ज्यादा लोग नेटवर्क्स के लिए आते हैं, एंड यहाँ के पास्ट एल्यूमिनाइज जैसे कि मोतीलाल जी ओसवाल वगैरह, उनके यहाँ से वहां तक पहुंचे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क्स का खेल है। तो सर आपकी लाइफ में नेटवर्क्स कहाँ और कैसे काम आए, एंड क्या रोल होता है नेटवर्क्स का इन ग्रूमिंग वन सेल्फ? मैं देखो बहुत अपफ्रंट होके बताऊं तो मैं बहुत वीक हूं यार नेटवर्किंग में, मैं खुद खुल के बता रहा हूं। सर आपका तो इतना नेटवर्क नहीं है, नहीं नहीं, आप मैं आपको एक्चुअली बात बता रहा हूँ, मेरा नेटवर्क स्टूडेंट्स में है, राइट। तो मेरा नेटवर्क स्टूडेंट्स में है, स्टूडेंट्स मुझे बहुत जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत कभी कभी नफरत भी करते हैं कुछ लोग, बट ज़्यादातर लोग प्यार करते हैं। 90-95% लोग मुझे लगता है बहुत प्यार करते हैं, बल्कि 99% लोग बहुत प्यार करते हैं। तो मैं नेटवर्किंग में, सोशलाइजिंग में बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत ज़्यादा। आई फील ऑकवर्ड अगर मुझे एक रूम में खड़ा होना पड़ जाए 10 अनजान लोगों के साथ, तो मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर 10 स्टूडेंट होंगे तो शायद मैं चुप नहीं हूँगा, तो वो शायद मेरा नेचर ऐसा बन गया है। मैं नेटवर्किंग में एक्चुअली बहुत वीक हूँ, मैं अपने आप को बहुत लोनली पाता हूँ, या बहुत ज़्यादा साइडलाइन पाता हूँ जब मैं किसी इवेंट में जाता हूँ। गलत क्वेश्चन पूछ लिया आपने मुझसे, क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ इसके अंदर, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, जितना मैं सुनता हूँ, जानता हूँ, नेटवर्किंग कई फील्ड्स में, कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली मैं अगर सीए स्टूडेंट होता तो मैं ज़रूर आरजीवी आपने जो बताया, मैं उसका पार्ट बनना चाहता, ताकि मैं अपनी इस चीज़ को जो है ओवरकम कर पाता, और वहाँ पर आके मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता। कोशिश करूँगा अगली बार कुछ पढ़ाई करूँ तो ऐसे हॉस्टल में रह के करूँ, और आप लोगों के साथ, आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों के साथ बैठने का मौका मिले। नहीं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर सच ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो बट एक छोटी सी चीज आपने अभी कही कि कहीं ना कहीं 1% लोग तो हेटर्स होते ही हैं। आज आप इतना यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, कहीं ना कुछ लोग तो कहीं मिलते ही हैं जिनका मन में भले मुंह पे मीठे होंगे, लेकिन एट द बैक थोड़ा कुछ तो उनके मन में हेट, मतलब कहते हैं ना कि हेटर्स हैं। तो सर उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, या इग्नोर करके बस आगे बढ़ो, या मोटिवेट कैसे होते हैं अपने आप में कि नहीं यार इनको छोड़ें और अपने फोकस रहें? मैं आपको ना बहुत इसमें एक सच बात बताता हूँ।
अगर कोई बोलता है कि मुझे अपने हेटर से फर्क नहीं पड़ता तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि Right. आप कितने ही बड़े क्रिएटर क्यों ना बन जाओ, आप कितने ही बड़े फिल्म स्टार क्यों ना बन जाओ, आप कितने ही बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति क्यों ना बन जाओ, आप देश के प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाओ, आपको जब कोई कुछ बोलता है और आपको लगता है कि यार ये तो मैंने किया ही नहीं, तो थोड़ा बुरा तो जरूर लगता है। लगता है, राइट करेक्ट। राइट, तो थोड़ा बुरा आपको जरूर लगता है। हाँ, ये है कि आपको धीरे धीरे ये सीखना पड़ता है कि उसे ओवरकम कैसे करना हो, कितनी जल्दी करना है। जैसे शुरू में कहीं कोई कुछ बोल देता तो मुझे मान लो एक हफ्ते के लिए बुरा लगता था, अब मुझे वो शायद कुछ सेकंड्स के लिए बुरा लगता है। राइट, तो बुरा लगता है फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, दूसरी बात, हमें सीखना पड़ेगा इसको ओवरकम कैसे करना है। तीसरी बात, हेटर्स भी ना बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो कंफ्यूज्ड होते हैं, उनको वो हमें असलियत में जानते ही नहीं है, बस वो एक परसेप्शन से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मेरे बारे में किसी ने 10 बातें बताई हैं, तो वो आपने भी एक परसेप्शन ना लेके यार ये व्यक्ति ऐसा होगा। अब आप जब मुझसे मिले, आपको लगे नहीं यार 10 में से 9 बातें तो सच ही नहीं है, तो आप हो सकता है हेटर से लवर में कन्वर्ट हो जाओ। और कुछ हेटर्स होते हैं जो आउट ऑफ कि यार ये इतनी आगे कैसे बढ़ सकता है, उनकी वो प्रॉब्लम होती है। अब उनको कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता, उनको कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं यहाँ पे लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग इंटरनेट पे किसी के अगेंस्ट भी कुछ भी गलत लिखते हैं, प्लीज मत करिए। आपको नहीं पता, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी। मैं आपको देखता हूँ मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानता हूँ जिन्हें बहुत हेट मिलती है, बहुत ज्यादा। और कभी मुझसे भी किसी के बारे में कुछ गलत बोला गया हो तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे भाई उससे माफी भी मांगने को तैयार हूं। लेकिन मैंने ऐसा फील किया है कि किसी के कुछ भी बोलने से किसी के लिए भाई उसको बहुत ज्यादा हर्ट होता है यार, बहुत ज्यादा। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप अननेसेसरली किसी के लिए कहीं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे ना कुछ लिखिए, ना कुछ बोलिए। शायद मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में ऐसा किया होगा। धीरे धीरे इंसान को समझ आती है, धीरे धीरे इंसान बड़ा होता है, समझता है, उसको दिखता है कि यार मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। तो प्लीज, जो गलतियां मुझसे हुई है मैं चाहता हूं आप लोग ना करें। आप किसी के लिए कुछ गलत ना बोले, ना कभी गलत लिखें। इससे सामने वाले की मेंटल स्टेट पे बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। आपको नहीं पता वो किस चीज के थ्रू गुजर रहा होगा, आपको नहीं पता वो कितने स्ट्रेस में रह के काम कर रहा होगा आपके लिए या अपने ऑडियंस के लिए। राइट, तो हेटर्स का यार यही है, दे आर कंफ्यूज्ड लवर्स। सम ऑफ देम आर कंफ्यूज्ड लवर्स, सम ऑफ देम आर दे आर जस्ट जेलस कि भाई आप उनसे आगे कैसे पहुंच गए हैं। बट ये चलता रहेगा और धीरे धीरे जो है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अपना काम पे ध्यान लगाते रहेंगे, धीरे धीरे उनको समझ आता है कि भाई ठीक है, या तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है या फिर इसको बहुत ही कम फर्क पड़ रहा है और अब हम चले जाते हैं। और मैं आपको इस पे हेट के बारे में एक बात बताता हूँ। यूट्यूब ने डिसलाइक बटन हटा दिया। राइट, पहले यूट्यूब पे लाइक और डिसलाइक दोनों काउंट हो सकते थे, अब आप देखो कि सिर्फ लाइक होते हैं, डिसलाइक काउंट ही नहीं होते हैं। तो ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप लगा मुझे यूट्यूब का। ऑल्दो इसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी है, जैसे कभी कभी आप कोई हाउ टू वीडियो सर्च कर रहे हो, कोई लोग फेक वीडियो डाल देते तो उस पर डिसलाइक से पता चल जाता था कि बेकार वीडियो में नहीं देखने का है। लेकिन उस डिसलाइक को एज अ टूल भी यूज किया जाता था एक व्यक्ति को हर्ट करने के लिए। तो बहुत सही स्टेप लिया यूट्यूब ने, मुझे मेरे हिसाब से। राइट, फॉर द ग्रेटर गुड वो स्टेप जो है सही डायरेक्शन में गया। एनीवेज, तो हेटर्स यार बस यही है, कंफ्यूज लवर्स हैं, धीरे धीरे समझ जाते हैं। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानते, आपका पर्सनल उसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मत करो कमेंट, क्योंकि आपको नहीं पता वो कैसा व्यक्ति है। एक बात मैं और भी बोलूंगा, कई बार हम ना क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 घंटे का लेक्चर लिया। अब उस 8 घंटे में मैं शुरुआत में क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, आप मेरा कोई भी कभी लेक्चर अटेंड करेंगे, कभी मैं मुंबई आया, आपके हॉस्टल आने का मौका मिला, तो मैं जरूर आके वहाँ पे 2-4 बातें स्टूडेंट के साथ करना चाहूंगा। अब तो वैसे ही बुढ़ापा आ रहा है, तो मुझे लगता है जितना सब कुछ पता है वो सबको बता दिया जाए। मन से जवान होने चाहिए सर। तो आप देखना, मैं हमेशा अपना सेशन जो है ना, वो पता है गेम के साथ शुरू करता हूँ, और वो गेम है चिड़िया उड़ी, बच्चों वाला गेम है बिल्कुल। राइट, तो 8 घंटे के सेशन में मैं शुरुआत में 2 मिनट लेता हूं कि मैं बच्चों को जो है वो एक आइस ब्रेकर दे सकूं, उनके साथ एक कंफर्ट जोन में एस्टैब्लिश कर सकूं कि वो ऐसा ना सोचो यार ये देख इससे मैं क्या कैसे बात करूंगा, क्या नहीं करूंगा। अब 8 घंटे के सेशन में आपको 100 लोगों में से ना 90 लोग वो 7 hours and 59 minutes मुझसे सीखेंगे, 1 मिनट मेरे साथ फन करेंगे। लेकिन उसमें से एक आधा व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो बोलेगा बताओ क्लास में आके चिड़िया उड़ी खिला रहे हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेगा कि क्यों खिलाया, फिर वो हेटर बन जाता है कि बताओ यार चिड़िया उड़ी खिला रहे। उसने 7 घंटे 7 hours 59 minutes की मेहनत नहीं देखी, उसने वो 1 मिनट देख लिया। राइट, और वो 1 मिनट भी इसलिए था कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल हो पाऊं, आप मुझसे बिना झिझके बातचीत कर पाओ, क्वेश्चन पूछ पाओ। बिल्कुल सही है सर। ऐसे ही आपने चूंकि बोला ना कि आपने बहुत जगह बहुत कई बार बोलने आ जाता है, तो एक आपके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आईसीआई का सिस्टम अंदर से सड़ा हुआ है। तो सर एक्चुअली अब जैसे न्यू कोर्स भी आ रहा है, तो उससे रिलेटेड भी अपन बात करें। अब किस सेंस में सड़ा हुआ है, सेकेंडली अगर सड़ा हुआ है तो क्या ये न्यू सिस्टम, न्यू स्कीम जो आ रही है वो उसको केटर कर पाएगी, और अगर नहीं देन आपके क्या सजेशंस होंगे कि यार ये चीज होनी चाहिए, इसकी वजह से है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से सीए सीएफए एसीसीए से पिछड़ रहा है, वो ना होके एक वैल्यू क्रिएशन हो, वैल्यू एडिशन हो। राइट, देखो जी,
इंस्टीट्यूट ना क्या हो गया है कि एक ऐसी मशीनरी बन गई है जिसमें एक छोटा से छोटा काम करने के लिए भी ना बहुत सारे पुर्जों को हिलाना पड़ता है। रेड टेपिज्म जिसे बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोल लीजिए, बहुत सिंपल शब्दों में बोलो तो ब्यूरोक्रेसी बोल लीजिए, वो आ गई है कि एक छोटा सा स्टेप भी लेना है ना तो बहुत सारी मशीन्स को आपको ऑन करना पड़ेगा, तब जाके वो एक मूवमेंट हो पाएगी। खासकर जब स्टूडेंट मैटर्स पे बात आती है तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट का बिहेवियर सही नहीं था और सही नहीं है। 100% केसेस बेकार हैं ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। एंड मैं आपको बहुत अपफ्रंट बोलता हूँ, न्यू कोर्स से मेरी एक्सपेक्टेशन जीरो है। क्यों है मैं आपको बता देता हूँ क्यों है। आप देख लीजिएगा जो ओल्ड कोर्स में जिस सब्जेक्ट में जैसा है वो वैसा ही आने वाला है। किताबों के अंदर का कलर चेंज कर देने से किताबों के अंदर की बातें चेंज नहीं हो जाती हैं, राइट? वो ही कॉपी पेस्ट होकर किताबें बनती रहेंगी। मैं आपको ये कैसे बता पा रहा हूँ यार, मेरे को 10-15 साल हो गए, राइट? और मैं 10-15 साल से देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। मैं बच्चों को सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, देखो आपको मैं एक रामबाण तरीका बताता हूँ, आपको इस चीज की कभी टेंशन नहीं होगी। आप इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, जीरो एक्सपेक्टेशन रखो, बस आप अपने आप से एक्सपेक्ट करो। और जिस दिन आपने इंस्टीट्यूट से अपना एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया, आप प्लीज, आपको उसके बाद जो है कोई दुखी नहीं होगा। आप बस ये देखो कि आप अपना गेम ये मत खेल के आओ कि मुझे 50 नंबर लाने, आप गेम खेल के आओ कि मुझे 80 लाने। कर ले जिसमें दम है फेल, मुझे 80 की जगह पे 70 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। इतना मार्जिन तो मैं आपको देके चलूंगा कि आप 80 नंबर का अच्छा से पेपर करके आओगे तो 50 से पास हो जाओगे। इंस्टीट्यूट से किसी तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखे। इंस्टीट्यूट के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। ICAI एज अ बॉडी क्या है? वो काउंसिल मेंबर से बनी हुई एक बॉडी है। अब वो काउंसिल मेंबर से हमारी शिकायत है, हमारी इंस्टीट्यूट से क्या शिकायत होगी यार? और काउंसिल मेंबर से भी क्या शिकायत करूं? सिस्टम देखो ना, प्रेसिडेंट साहब 1 साल के लिए रहेंगे, ठीक है? वो जितने समय तक सिस्टम को समझेंगे उतने समय तक भाई साहब उनका टर्म खत्म हो जाता है। वो अपना आधे से ज्यादा समय तो वो इंस्टीट्यूट के लिए घूमने में निकाल देते हैं कि आज दुबई जा रहे हैं जी, आज US जा रहे हैं जी, आज वहां लाइजनिंग करनी है, आज उनसे बात करनी है। बच्चों की कौन सुनेगा? मैं तो बहुत इस बारे में बहुत भरा बैठा रहता हूं मैं, और मुझे लगता है कि यार मैंने तो सिर्फ इसका एक ही रास्ता निकाला है, इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, बिल्कुल एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। आप अपने अपने काम पे ध्यान लगाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, अपने करियर पे ध्यान लगाओ। आप कोई भी फेज उठा के देख लो ना, आप कैंपस प्लेसमेंट के बारे में लिंक्डइन पे एक बार पोस्ट पढ़ के देख लो, प्लीज एक बार लिंक्डइन पे सर्च करो ICAI कैंपस प्लेसमेंट, जितनी पोस्ट मिले आपको सब पढ़ लो। 100 में से 90 पोस्ट आपको ये कहती हुई मिलेंगी, भैया क्या क्या बेकार सिस्टम है, क्या सड़ा हुआ सिस्टम है, ये कहती हुई मिलेंगी आपको, ठीक है ना? तो वो सिस्टम इनको अब, और हमें कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया जा रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, BPR, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, जिसमें कहा जाता है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, आपको मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स नहीं करनी है, और आप खुद वही लीपा पोती करे जा रहे हो। न्यू कोर्स आ गया जी, क्या करूं मैं न्यू कोर्स का यार, जब न्यू कोर्स में आपने सिलेबस वही डालना है। बट एज ए स्टूडेंट हम किससे मांगेंगे? आज कोई बच्चा है तो अपने मम्मी पापा से अप्रोच करेगा, तो एज ए हमारे लिए तो हमारे मम्मी पापा इंस्टीट्यूट ही है, तो अब आदमी किससे एक्सपेक्ट करता है? हाँ, मैं यही तभी तो बोल रहा हूँ कि मैं बताता हूँ इस पे आपको, मैं अपनी बात एक बार कंप्लीट कर लूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, GST में एग्जाम्पशंस है, GST के सिलेबस में एग्जाम्पशन है। कभी पूरी पढ़ी आपने? सच सच बताना, सारी याद करी आपने? कोई थॉट है इसके पीछे का कि एग्जाम्पशन सारी डाल दो? मैंने कई बार इनसे बोल दिया भैया ये एग्जाम्पशन हटा दो, बच्चों को आप 10 एग्जाम्पशन पढ़ा दो, 15 पढ़ा दो, जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होती है वो पढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल आप रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाली एग्जाम्पशन पढ़ा दो यार बच्चों को, जरूरी है वो। लेकिन आप क्या क्या पढ़ा रहे हो उनको? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की एग्जाम्पशन पढ़ा के उससे क्या करवा रहे हो? क्यों पढ़ा रहे हो? राइट, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ऑडिट के सिलेबस पे जरा बात कर लेते हैं। ऑडिट के सिलेबस में चैप्टर नंबर 9 उठा लो, इंटरमीडिएट के करंट सिलेबस में, और चैप्टर नंबर 13 उठा लो। क्या पढ़ा रहे हो आप बच्चों को वहां पे? होटल और सिनेमा का ऑडिट कैसे होता है, एक पेज में आपने कवर करा दिया, और वो कब से चला रहा है आप मानोगे नहीं। जब मैं CA कर रहा था वो तब से ऐसा ही है, सिनेमा वाला आंसर तब से ऐसा ही। अरे भाई बुक माई शो के बारे में लिख दो, वहां पे कुछ लिख दो, बुक माई शो पे टिकट कैसे बुक होती है, ऑनलाइन टिकटिंग के बारे में कुछ लिख दो। कुछ नहीं लिखा तुमने, तुम बोल रहे चेक कर लो भैया टिकट बुक अलग अलग है कि नहीं है। तो सारी की सारी बात आके वहीं अटक जाती है कि आप मुंबई में हो तो मुंबई की भाषा बोलूं कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, सारी की सारी बात जो है वहीं आके अटक जाती है कि भाई हमने अपना विजन तो बना दिया, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। बट साहब कहने से नहीं होगा ना, करने से होगा। करेक्ट सर, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सर। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट से कि प्लीज आप एक्शन ऐसा लीजिए जो ग्लोबल इन्वायरमेंट के साथ मैच करता हो। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, एक काम करना, जो इन्होंने नया सिलेबस निकाला है ना ऑडिटिंग का, और ACCA का जो सिलेबस है उसे सामने रख के देख लेना, ACCA स्किल लेवल का ऑडिटिंग का, ऐसे लगेंगे मैच होते हुए। इन्होंने फ्रेमिंग वैसे करी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई ये क्वेश्चन पता है क्या पूछेंगे?
इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बता दो। और एसीसी वाले क्वेश्चन पता है क्या पूछेंगे? एसीसी वाले आपको एक केस स्टडी देंगे और उसमें बोलेंगे ये बिजनेस है, इस बिजनेस में ये एक्टिविटी हो रही है, इन्होंने ये सीसीटीवी कैमरा लगाया है, यहां पे ऐसे अटेंडेंस होती है, यहां पे जो है ऐसे गुड्स रिसीव नोट इशू होता है। अब बताओ इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या प्रॉब्लम है इनकी इस केस में। करेक्ट, क्वेश्चन सेम है बट पूछने का तरीका चेंज हो गया। यस, और साथ साथ ये बताओ कि उस इंटरनल कंट्रोल की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब है क्या ना, ये सब का कारण आप मुझसे पूछोगे एक सिंपल वर्ड बताऊं इस सब के कारण में, आलस है इसका कारण। कि भाई आप केस स्टडी में नहीं बना आप, मतलब मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं, इंस्टीट्यूट जो एमसीक्यूज आपसे पूछता है, इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया कि भाई उसने 4 पेपर के अंदर 30 मार्क्स ईच के एमसीक्यू इंट्रोड्यूस किए, इंटरमीडिएट लेवल पे भी और फाइनल लेवल पे भी। बट वो एमसीक्यू इंस्टीट्यूट क्यों नहीं देता है बच्चों को? मुझे बताओ रीजन। सुनोगे आप? रीजन ये है कि ओहो हमारे पास तो एमसीक्यूज कम है, अगर हम वो बच्चों को दे देंगे तो बच्चों के पास चले जाएंगे एमसीक्यूज, अगली बार भी हमने वही पूछना है। एक बात मैं आपसे और पूछता हूं, जब सिस्टम की बात चल रही है, सजेस्टेड आंसर मतलब ये ना सिस्टम सड़ा नहीं हुआ है, यहां पे बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट क्रूअल है, क्रूअल। सजेस्टेड आंसर, एग्जाम खत्म हुए, एग्जाम खत्म होने के, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एग्जाम खत्म हुए, एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद 1 महीना निकल गया, उसके बाद आप सजेस्टेड आंसर दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है कि बच्चा अगर सजेस्टेड आंसर पहले दे दिया तो बच्चा अपना क्वेश्चन उससे मैच करवाएगा, अपना आंसर उससे मैच करेगा और फिर आपको फिर चिट्ठी लिखेगा कि मेरा आंसर तो मैच हो रहा था, आपने मार्क्स क्यों नहीं दिए। तो ये चीज जो है मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया आपने। आप अगर पिछले 5 साल आरटीआई डालो और पता करो कि सजेस्टेड आंसर कौन सी डेट पे आते थे, आरटीआई डालो और पता करो सजेस्टेड आंसर कौन सी डेट पे डालते थे, आप हैरान हो जाओगे। पहले सजेस्टेड आंसर एग्जाम के रिजल्ट आते ही आ जाते थे, इवन पहले तो एग्जाम के रिजल्ट से पहले आ जाते थे। लेकिन अब आपके सजेस्टेड आंसर कब आ रहे हैं? अब आपके सजेस्टेड आंसर एग्जाम खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, जब आरटीआई का पीरियड निकल जाता है वो 30 डेज का, कि 30 डेज तक अपनी कॉपी मंगा सकते हो, उसके बाद आप अपने सजेस्टेड आंसर रिलीज कर रहे हो। सो जैसा कि सर ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन एंड करंट रियलिटी हम तक पहुंचाई है। सर छोटी सी चीज, आपकी डॉटर मिस्टी है, अगर वो आपसे आज मतलब जब उनकी एज आएगी तब वो आपसे अगर आके पूछे कि पापा मुझे सीए करना है, या चूंकि आजकल का जो जमाना आ गया है कि पेरेंट्स डू नॉट फोर्स देयर ऑफस्प्रिंग्स या चिल्ड्रन कि आप ये करो, तो बाय चांस अगर वो आपसे कहे कि मुझे सीए करनी है, तो क्या आप अभी भी उनको सीए में डालोगे? या फॉर एग्जाम्पल अपन दूसरा सिनेरियो समझे, एक सिनेरियो ये, सेकंड सिनेरियो ये कि पापा मुझे इंजीनियरिंग या दूसरी फैशन डिजाइनिंग या सेकेंडरी कोई दूसरी चीज करनी है, तो क्या आप उसको सीए के लिए एक बार भी कहोगे कि यार एक बार सीए कंसीडर कर? ओके, तो देखो पहले तो मैं आपको ना ये बात बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। जितनी भी फैकल्टीज हैं, कोई अपने बच्चों को सीए नहीं करवाने वाला, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। अभी अगर टॉप फैकल्टीज की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए जिनके बच्चे इस उम्र के हो गए हैं, जो कुछ कर पा रहे हो, मैं सबको जानता हूं, किसी ने अपने बच्चों को सी नहीं करवाई, किसी ने अपने बच्चों को सी नहीं करवाई है, राइट? ये हार्श रियलिटी है एटलीस्ट। और अगेन एटलीस्ट मैं जिन टॉप फैकल्टीज को जानता हूं, ऐसे लोग जिन्होंने टीचिंग का प्रोफेशन शुरू करवाया, ऐसे लोग जिसे बोलते हैं ना, जो हमारे फ्रेटर्निटी के भीष्म पितामह हैं, वो लोग जो हैं, वो लोग भी अपने बच्चों को जो है वो सीए नहीं करवा रहे हैं। तो कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। हाँ जी, तो मैंने बता दिया कि इस समय फैकल्टीज तो भाई अपने बच्चों को सीए नहीं करवा रहे हैं। नाउ कमिंग टू माय पॉइंट, देखो यार मैं बहुत रैशनल व्यक्ति हूं, उस समय देखूंगा कि भाई सीए में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या इंस्टीट्यूट ने वो सारी प्रॉब्लम्स या रीजनेबली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है जो प्रॉब्लम्स आज चल रही हैं, अगर सॉल्व कर दी होंगी और मेरे बच्चे अगर वो करना चाहेंगे, मोर देन वेलकम। एंड डेफिनेटली अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो मैं कभी भी किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करने वाला हूँ कुछ भी करने के लिए, एंड मैं अभी भी नहीं करता हूँ। और मेरी अप्रोच आप समझोगे तो मेरा ज़्यादा फोकस जो है आज की डेट में अपने बच्चों को ये सिखाने पे है कि भाई आप कोई ऐसा ह्यूमन स्किल सीखो जो आगे काम आए, जिसको आप एंजॉय कर पाओ, जिसपे आप अपना खुद का एक प्रोफेशन बना पाओ। फॉर एग्जांपल सिंगिंग है, डांसिंग है, फॉर एग्जांपल राइटिंग है, फॉर एग्जांपल रीडिंग में मैं बहुत ज़्यादा फोकस करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल। और एक चीज़ जो बिल्कुल भी मैं नॉन नेगोशिएबल है मेरे लिए, वो है फिजिकल वर्कआउट ज़रूर करते रहें, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व रहे। बिल्कुल सही है। सो सर मूविंग टुवर्ड्स द एंड, कुछ ऐसी टिप्स जो आज की तारीख में रेलेवेंट है फॉर मतलब व्यक्ति का एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मे इट बी स्पिरिचुअली और मे इट बी फिजिकली, मेंटली, ऐसा क्या आपके एंड पे हम करें कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, एंड ऑन अ जनरल बेसिस, नॉट ओनली फॉर सीए फ्रेटर्निटी, रादर देन सारी स्टूडेंट कम्युनिटी जो इस पॉडकास्ट को सुन रही है, आपसे हमसे जानना चाहेगी कि कैसे हम हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करें। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है आज की डेट में, वो हम ना चाहते हुए भी, आप भी, मैं भी, हम सब ना चाहते हुए भी अपना मोबाइल 5 बार उठा के देख लेते हैं। हम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी जा रहे हैं, आप भी मान लो हॉस्टल से आप अपने हॉस्टल में ही अपने रूम से मेस तक जा रहे हो, मोबाइल फ़ोन देखते हुए चले गए, कुछ नहीं तो न्यूज़ देख ली,
राइट। और वो सब जो है, देखिए कुछ होंगे लोग बहुत स्ट्रांग विल पावर वाले, मैं नहीं हूं। मैं तो साफ बता रहा हूं भाई, मेरे साथ तो ये दिक्कत हो जाती है कि मैं बहुत ज्यादा मोबाइल को यूज कर रहा हूं। कभी कभी मैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूं। कंपैरेटिवली आप लोगों से शायद कम यूज करता हूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि भाई हमें सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। ये अगर किसी के पास है तो वो जिंदगी में जो भी चाह रहा है वो अचीव कर सकता है। जिंदगी में वो जो भी चाह रहा है वो अचीव कर सकता है, अगर सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन जो है उस व्यक्ति के पास है, राइट। तो ये डेवलप कीजिए और इसको फिर यूज़ कीजिए अपने लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, जैसे कि अपनी स्टडीज़ में यूज़ कीजिए, अपने प्रोफेशन में यूज़ कीजिए, और अपने किसी कोई आपके अगर बैड हैबिट है उसे कम करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूज़ कीजिए। तो यही है मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। सो आप जस्ट ऑन एन एंडिंग नोट, आप अपने आप को आज से 5 साल बाद लोग आपको ऐसे जाने, इस तरीके से जाने, तो आपका 5 years डाउन द लाइन विजन क्या है? लोग ऐसे जानने के यार एक टीचर है जो खुश रह के पढ़ाता है, जो मजाक करके पढ़ाता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश करता है, और जो झूठ बोल के मोटिवेट नहीं करता, जो लाइफ की सच्चाइयां दिखाता है। चाहे उसे कोई भी हेट मिले या कितना भी उसको जो है नेगेटिव कमेंट मिले, लेकिन वो सच्चाई बताने से नहीं डरता है। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसे अच्छा बताता है, कोई चीज़ बुरी है तो उसे बुरी बताता है, और किसी तरह की मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है कि बच्चों को कुछ गलत बोल के क्लासेस सेल करना, या जिससे मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा था कि मैसेजेस भेजना, अननेसेसरी मार्केटिंग करना, अननेसेसरी मार्केटिंग में वापस शायद अपना शब्द लेना चाहूंगा, अननेसेसरी ऐसी चीजें करना जो ऑथेंटिक नहीं है, जो ऑथेंटिक नहीं है, राइट। मैं आपको जैसे कुछ बताता हूँ, आज की डेट में मतलब अजीब अजीब सी प्रैक्टिसेस है, जैसे कि टीचर्स अपने खुद के ही 15 मोटिवेशनल चैनल बना देंगे जो वो दिखाएंगे नहीं कि हमारे हैं, लेकिन उसमें बस वो मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, इनडायरेक्ट जो है वो बच्चे के पास बात जाती रहेगी, राइट। अगर आपका चैनल तो आप आके बताओ ना, मेरे चलते हैं यार 15 चैनल, सब में मैं खुल के बोलता हूँ ये मेरे चैनल है, नीरज अरोड़ा शो है, नीरज अरोड़ा के नाम से चैनल है, हमारा एक स्टार्टअप टीवी इंडिया करके चैनल है, Fin91 के नाम से चैनल है, एक्सेल का चैनल है, मेरे खुद के चैनल। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मेरे नहीं, वो मेरे हैं, मैं उसे बताता हूँ, राइट। कभी बच्चों को मैंने कोई गलत तरीके से एल्योर करने की कोशिश नहीं करी कि आप मेरे पास क्लासेस लें या मेरे पास ऐसा कुछ आके करें, राइट। तो मैं यही चाहूँगा कि यार लोग मुझे ऐसे ही देखें कि एक व्यक्ति है जो सच्ची सच्ची बात बोलने में विश्वास रखता है, और सही गाइडेंस जो है वो स्टूडेंट्स को देता है। पढ़ा तो कोई भी सकता है, लेकिन सही गाइडेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मुझे लगता है कि सही गाइडेंस देने वाले के रूप में जो है मुझे जाना जाए। जैसा कि आज पूरे पॉडकास्ट में हमें इतना कुछ सीखने को मिला, इतनी नई बातें जो ऑलरेडी यूट्यूब पे सर ने कहीं कहीं जगहों पे बताई भी होंगी, बट आज सर ने इतना हमारे लिए जो पॉजिटिविटी है फॉर जस्ट नॉट फॉर दिस सीए फील्ड, rather than overall on a common parlance basis. Sir, thank you so much. We CA team, टॉक शो टीम, एंड नॉट ओनली वी ऑल, बाकी आरवीजी हॉस्टल के 700 सी एस्पिरेंट्स जो आज यहाँ आप सभी को हमको सुनेंगे, वी ऑल आर ट्रूली थैंकफुल, एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर मी एंड फॉर माय टीम टू होस्ट यू टुडे, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल। ग्रेट, एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मुझे इतना वर्थ फाइल समझा कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूं आप लोगों की और सीए स्टूडेंट्स की लाइफ में। एंड ऑनेस्टली मैं चाहूँगा कि मैं ज़रूर एक बार, आपने जो बताया अपने हॉस्टल के बारे में, आई एम वेरी 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 क्यूरियस कि मैं वहाँ पे आऊँ और आप लोगों से बातचीत करूँ, राइट। मैं बहुत ईगर हूँ वहाँ पे आने के लिए, डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंकर्स 1 तक है, मतलब मेरा रूममेट ऑल इंडिया रैंक 1 भी है। ग्रेट, तो ऐसा मतलब बहुत अच्छा नेटवर्क मिलता है, कनेक्शंस बढ़ते हैं, आज नई बातें जानने को मिलती है। सब अपने फील्ड्स में रोज शाम को डिनर पे आते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, तो एक अलग इंटेलेक्चुअल बातें चलती है। किसने क्या नया सीखा, कौन कहाँ जा रहा है, फॉर आउटस्टेशन ऑडिट्स हुआ, चाहे टैक्स पर्पस हुआ, कुछ भी, तो रोज का नई मतलब वैल्यू एडिशन होता ही होता है। सो एब्सोल्युटली राइट। तो डेफिनेटली वहाँ पे जब भी आऊँगा तो मैं आप लोगों से टच में आने की कोशिश करूँगा और आप लोगों के हॉस्टल भी विजिट करने की कोशिश करूँगा। एंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, प्लीज़ ये काम करते रहें। मुझे लगता है कि पहले मैं ही ये सारी चीज़ें जो है वो करता था, बच्चों के साथ इंटरव्यू करना और यूट्यूब पे लेके आना। अब ये आप लोग संभाल रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ठीक है, ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी और आप लोग जो है सिखाते रहेंगे अपने आने वाले जूनियर्स को, और जो भी लोग सीए करना चाहते हैं, जो लोग सीए कर रहे हैं, वो ज़रूर इस शो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर।